नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में भारत की स्वाधीनता और विभाजन नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। भारत की स्वाधीनता और विभाजन 1942 का आंदोलन 1857 के बाद व्यापक पैमाने पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध दूसरी देशव्यापी बगावत थी। वुडरो वायट, जो 1946 में आए मंत्रिमंडल मिशन के मुख्य परामर्शदाता थे, का विचार था कि यदि अंग्रेज भारत को शक्ति देने का कोई हल नहीं निकालते हैं तो उनको निकालने के लिए फिर क्रांति होगी। साथ ही विश्व के बहुत से देश भारतीय समस्या का उचित हल चाहते थे, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में सबसे निकट बाधा सांप्रदायिक समस्या की थी। अतः आंदोलन के बाद सारे प्रयत्न इसी समस्या को हल करने में लगाए गए। राजगोपालाचारी योजना CR फार्मूला। राजगोपालाचारी मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उन्होंने भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने के लिए एक योजना तैयार की थी, जिसमें आत्मनिर्णय के अधिकार के नाम से मुसलमानों की पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली गई थी। कांग्रेस के नेताओं ने इसे बहुत बुरा माना तथा इस प्रश्न पर राजगोपालाचारी से तीव्र मतभेद हो गया। अतः 1943 में उन्होंने कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया। 1942 के आंदोलन में मुस्लिम लीग ने सरकार का साथ दिया। अतः अब ये स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि बिना किसी लीग से समझौता किए भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता। जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने इस समस्या के समाधान हेतु जिन्ना से भी बातचीत करना आवश्यक समझा, ताकि समस्या का कोई समाधान निकल आए। इसलिए 10 जुलाई 1944 को राजगोपालाचारी ने अपनी योजना प्रकाशित की, जो CR फार्मूले के नाम से विख्यात हुई। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। नंबर 1 है, मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और कांग्रेस को संक्रमण काल में अस्थायी सरकार बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देगी। नंबर 2 है, युद्ध के बाद भारत के उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों की सीमा निर्धारित करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। इन प्रदेशों में किसी व्यावहारिक मताधिकार के आधार पर यह तय करने के लिए जनमत लिया जाएगा कि यह प्रदेश भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। नंबर 3, यदि मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र भारत से अलग होने का निर्णय करते हैं तो उनका राज्य अलग बन जाएगा और दोनों राज्यों के बीच प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन के साधनों के संबंध में एक संधि होगी। नंबर 4 है, ये शर्तें तभी लागू होगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। उपयुक्त फॉर्मूले पर सितंबर 1944 से गांधी जी व जिन्ना के बीच वार्ता आरंभ हुई। जिन्ना ने मुख्य रूप से 3 कारणों से इस फॉर्मूले को अस्वीकृत कर दिया। प्रथम, इसमें मुसलमानों को अपूर्ण, अंगहीन तथा दिमक लगा हुआ पाकिस्तान दिया गया, क्योंकि वह तो संपूर्ण बंगाल, असम, सिंध, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी प्रांत व बलूचिस्तान चाहता था। दूसरा, इसमें जनमत संग्रह में गैर मुसलमानों को भी भाग लेने की अनुमति दे दी गई थी, जबकि जिन्ना केवल मुसलमानों को मताधिकार देना चाहता था। तीसरा, इसमें प्रतिरक्षा, संचार और आवागमन के साधनों के संबंध में संयुक्त व्यवस्था का प्रस्ताव था, जिसे जिन्ना मानने को तैयार नहीं था। अतः CR फार्मूले के संबंध में वार्ता असफल रही। इस वार्ता के असफल होने से जिन्ना को अत्यधिक लाभ हुआ। गांधी जी की जिन्ना से बातचीत करना उसकी राजनीतिक भूल थी, क्योंकि अब देश का विभाजन अधिक चर्चा का विषय बन गया। गांधी जी के जिन्ना के पीछे भागने और उससे प्रार्थनाएं करने से जिन्ना का अखिल भारतीय महत्व बढ़ गया। इतना ही नहीं, गांधी जी ने ही जिन्ना को कायदे आजम यानी बड़ा नेता कहना शुरू किया।
इस प्रकार गांधी जी ने उसको बड़ा नेता मानकर मुसलमानों की दृष्टि से उसे अत्यधिक महत्व प्रदान कर दिया। मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र के नेताओं ने अब जिन्ना के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड वेवल भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। अपनी नियुक्ति के कुछ समय बाद उसने घोषणा की कि मैं अपने थैले में बहुत सी चीजें ला रहा हूं। इस कथन से यह स्पष्ट था कि वे भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान लेकर आ रहा था। लेकिन 6 मई 1944 को गांधी जी को बीमारी के कारण कारागार से मुक्त करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया। 21 मार्च 1945 को लॉर्ड वेवल भारतीय समस्या के संबंध में करने इंग्लैंड गया और 4 जून 1945 को वे भारत लौटा। 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवल ने भारतीय गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना प्रकाशित की जिसे वेवल योजना कहा जाता है। इस योजना की मुख्य बातें निम्न थी। नंबर 1 है, गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन करने को तैयार है, जिसमें गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। इस परिषद में मुसलमानों एवं सवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। यह परिषद लगभग अस्थायी सरकार की भांति होगी। प्रतिरक्षा और सीमांत एवं कबायली मामलों को छोड़कर सभी मामले भारतीयों के पास रहेंगे। नंबर 2 है, प्रांतों में गवर्नर शासन समाप्त करके मिलीजुली उत्तरदायी सरकारें स्थापित की जाएगी। नंबर 3 है, इन प्रस्तावों का भारत के भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसको बाद में भारतीय स्वयं बनाएंगे। वेवल ने देश में अच्छा वातावरण उत्पन्न करने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति के सभी सदस्यों को छोड़ दिया और महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं को शिमला में एक सम्मेलन में आने का निमंत्रण दिया। 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन आरंभ हुआ। कांग्रेस ने यह योजना इसलिए स्वीकार कर ली कि इसके बाद भारत की स्वतंत्रता निश्चित हो जाएगी, किंतु जिन्ना ने यह दावा प्रस्तुत किया कि कार्यकारिणी परिषद में समस्त मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग को ही है। इस आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद काउंसिल के सदस्य नहीं हो सकते। कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत दलित वर्ग के सदस्यों के नाम पर भी आपत्ति की गई। इस पर वेवल ने विभिन्न दलों को अपने प्रतिनिधियों की सूची देने को कहा गया तथा उन सूचियों में निर्धारित संख्या में सदस्यों के चयन का अधिकार अपने पास रखा। इस पर भी मुस्लिम लीग सहमत नहीं हुई। अतः 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवल ने सम्मेलन की असफलता घोषित कर दी। इस प्रकार जिन्ना की हठधर्मी तथा वेवल द्वारा जिन्ना को अत्यधिक महत्व देने के कारण शिमला सम्मेलन विफल हो गया। आजाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस। शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद देश में पूर्ण निराशा छा गई। लेकिन इसी समय देश में ऐसी घटना घटित हुई कि देश की शुष्क धमनियों में पुनः नवीन रक्त का संचार होने लगा और जनता में पुनः उत्साह आ गया। ये घटना थी दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों के मुकदमे की सुनवाई। इस मुकदमे और उसके परिणामों का उल्लेख करने से पूर्व आजाद हिंद फौज की उत्पत्ति पर विचार करना समीचीन होगा। आजाद हिंद फौज का गठन मार्च 1942 में जापान में रह रहे भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस द्वारा किया गया। अंग्रेजी सेना के जो भारतीय सैनिक जापान में युद्धबंदी थे और जिनकी संख्या लगभग 60,000 थी, अधिकांश इस सेना में भर्ती किए गए तथा जापान ने अस्त्र शस्त्रों से इनकी सहायता की। कैप्टन मोहन सिंह ने इस सेना को देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का मंत्र दिया था। जून 1942 में सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया आने का निमंत्रण दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 को हुआ था। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, किंतु विदेशी सरकार की गुलामी को बर्दाश्त न करने के कारण अंग्रेजों की नौकरी नहीं की। लंदन से आते ही उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की, किंतु गांधी जी के विचारों से वे प्रभावित नहीं हुए। इसके बाद वे देशबंधु चित्तरंजन दास से मिले, जिनसे वे काफ़ी प्रभावित हुए।
अतः जब तक देशबंधु जीवित रहे, सुभाष उनके सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष ने प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अतः 1921 में उन्हें गिरफ्तार कर 6 महीने की कैद की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने स्वराज्य पार्टी में काम किया। 1923 में उन्होंने फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र निकाला। ब्रिटिश सरकार उनकी गतिविधियों से चिंतित हो उठी। 1925 में उन्होंने पुनः गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया, किंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1927 में उन्होंने बिना शर्त रिहा कर दिया गया। इस समय वे बंगाल प्रदेश में कांग्रेस के मंत्री थे। जब भारत में साइमन कमीशन आया तब उन्होंने उसके विरुद्ध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। 1928 में ही उन्होंने बंगाल छात्र संघ तथा बंगाल युवक संघ की स्थापना की। इसी वर्ष मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस कार्यकारिणी में लिया गया। उन्हें धीरे धीरे गांधी जी से उनका मतभेद बढ़ने लगा। गांधी जी स्वराज्य की मांग कर रहे थे, जबकि सुभाष पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। अब सुभाष का व्यक्तित्व स्वाधीनता संग्राम के अग्रिम मोर्चे पर आने लगा। सुभाष और गांधी जी के बीच मतभेद बढ़ते ही गए। द्वितीय विश्व युद्ध को सुभाष भारतीय स्वाधीनता के लिए वरदान समझते थे, जबकि गांधी जी इंग्लैंड के संकट को भारत का अवसर नहीं समझते थे। 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बावजूद वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। गांधी जी के विरोध का एक कारण के एम मुंशी ने यह लिखा है कि सुभाष ने जर्मनी के राजदूत से कलकत्ता में भेंट की थी तथा उसे आश्वासन दिया था कि विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी कांग्रेस के समर्थन की आशा कर सकता है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस अध्यक्ष इस प्रकार का देशद्रोहपूर्ण कार्य करे। त्रिपुरा अधिवेशन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया जाए कि वे 4 महीने में भारत को स्वतंत्रता दे दे। यदि 4 महीने में स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो भारत को ब्रिटेन की विरोधी शक्तियों से सैनिक सहायता लेनी चाहिए। महात्मा गांधी व नेहरू ने इसका विरोध किया, अतः यह प्रस्ताव पास न हो सका। तीव्र मतभेदों के कारण सुभाष ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर फॉरवर्ड ब्लॉक ने अंग्रेजों के विरुद्ध जंगी तैयारियां आरंभ कर दी। अतः 2 जुलाई 1940 को वे बंदी बना लिए गए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि मेरी गिरफ्तारी का कोई नैतिक अथवा कानूनी आधार नहीं है और यदि मुझे तुरंत रिहा न किया गया तो मैं अनशन करूंगा। सरकार ने इसकी उपेक्षा की। अतः सुभाष ने पुणे गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा, व्यक्ति का बलिदान आवश्यक है ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत को स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त हो सके। 29 नवंबर 1940 को उन्होंने अनशन आरंभ कर दिया। उनकी स्थिति बिगड़ती देखकर सरकार ने उन्हें 5 दिसंबर 1940 को रिहा कर दिया। उन्हें उनके मकान में पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया। 16 जनवरी 1941 को उन्हें अंतिम बार देखा गया, किंतु इसके 10 दिन बाद सारा भारत और ब्रिटेन ये सुनकर दंग रह गया कि सुभाष अपने घर से भाग निकलने में सफल हो गए। वे पेशावर, काबुल और मास्को होते हुए बर्लिन पहुंचे और हिटलर के साथ मिलकर अंग्रेज विरोधी कार्य करना आरंभ किया। नवंबर 1941 में विश्व ने सुभाष की आवाज़ तब सुनी जब उन्होंने जर्मनी रेडियो से अपना संदेश प्रसारित किया। जब दिसंबर 1941 में जापान भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़ा और सिंगापुर का पतन हो गया, तब जून 1942 में उन्हें रास बिहारी बोस का निमंत्रण मिला। अतः सुभाष 8 फरवरी 1943 को एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा जापान के लिए रवाना हुए और जून 1943 में वे टोक्यो पहुंचे। 2 जुलाई 1943 को वे सिंगापुर पहुंचे, जहां 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व सुभाष को सौंप दिया।
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की तथा जापान के सेना अध्यक्षों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि भारत बर्मा सीमा पर जापानी सेना के साथ आज़ाद हिंद फौज भी युद्ध करे। शाहनवाज खां आज़ाद हिंद फौज की प्रथम ब्रिगेड के कमांडर नियुक्त हुए। उन्होंने अपनी फौज के समक्ष दिल्ली चलो का नारा बुलंद करते हुए एक रोमांचकारी भाषण दिया। अपने भाषण के अंत में कहा, यदि आप जीवन मरण में मेरा साथ दे तो आपको यह यकीन अवश्य दिला सकता हूँ कि हम मिलकर स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेंगे। हम में से कितने स्वाधीनता का सूर्योदय देखने के लिए जीवित बचेंगे, इस बात का कोई महत्व नहीं है। इतना ही काफ़ी है कि भारतीय स्वाधीन होगा और हम उसे स्वाधीन कराने में अपना सर्वस्व लगा देंगे। उन्होंने सैनिकों का आह्वान करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फरवरी 1944 से जून 1944 तक आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों में ने जापानी सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। सुभाष की योजना थी कि बर्मी मोर्चे से आज़ाद हिंद फौज लेकर भारत की सीमा में प्रवेश कर बंगाल और असम से ब्रिटिश फौजों को पीछे धकेल दिया जाए। उनका विश्वास था कि आज़ाद हिंद फौज की सफलता देखकर भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देगी, जिससे ब्रिटिश सरकार के पैर उखड़ जाएंगे। अतः आज़ाद हिंद फौज ने बर्मी मोर्चे पर अपनी बहादुरी एवं कौशल का अद्वितीय परिचय दिया। किंतु जून 1944 के बाद जापान आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना ने जापान के लिए कठिन स्थिति पैदा कर दी थी। अंत में 13 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगस्त 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों व अधिकारियों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। इस समय सुभाष मलाया के दौरे पर गए हुए थे, अतः वे तुरंत सिंगापुर आए। सिंगापुर में उनके साथियों का विचार था कि सुभाष का सिंगापुर में रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि विजयी ब्रिटिश सेना द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाना प्राय निश्चित था। अतः 16 अगस्त 1945 को वे अपने विश्वस्त सहयोगी के साथ विमान द्वारा सिंगापुर से बैंकॉक के लिए रवाना हुए। 5 दिन बाद 22 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो से यह समाचार प्रसारित हुआ कि 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा में विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे। शिमला सम्मेलन की यह सफलता के निराशापूर्ण वातावरण में नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों कर्नल सेगल, कर्नल डिल्लो और मेजर शाहनवाज खां पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाए गए। सरकार ने उन पर मुकदमा इसलिए चलाया था कि वे युद्ध के दौरान भारतीय सेना को छोड़कर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। मुकदमे का समाचार सुनकर भारतीय जनता उत्तेजित हो गई और कांग्रेस ने जनता की ओर से इन आज़ादी के दीवानों के पक्ष में मुकदमा लड़ने का निश्चय किया। देश के बड़े बड़े श्रेष्ठतम वकील बैरिस्टर निःशुल्क इस मुकदमे की पैरवी के लिए आ पहुंचे। पंडित नेहरू ने 30 वर्ष बाद वकील की अदालती पोशाक धारण की और लाल किले गए। सर तेज बहादुर सप्रू व भूलाभाई देसाई ने इनकी रक्षा के लिए उच्च कोटि के तर्क प्रस्तुत किए, किंतु सैनिक न्यायालय ने तीनों को मृत्युदंड की सजा सुना दी। भारतीय जनता ने इनका जबरदस्त विरोध किया, अतः गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनको क्षमा कर दिया। इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन व भारत में चुनाव। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए। इंग्लैंड के मजदूर दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आश्वासन दिया था कि यदि मजदूर दल सत्ता में आया तो भारत को स्वाधीनता दे दी जाएगी। चुनावों में मजदूर दल को भारी बहुमत मिला तथा 10 जुलाई 1945 को मजदूर दल की सरकार स्थापित हो गई। चर्चिल के स्थान पर अटली प्रधानमंत्री बने तथा अमरीकी के स्थान पर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव बने। अगस्त 1945 में लॉर्ड वेवल ने गवर्नरों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें भारत में
चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। 19 सितंबर 1945 को वेवल ने घोषणा की कि युद्ध के कारण जो चुनाव स्थगित हो गए थे अब इसी शीतकाल में होंगे। ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही स्वशासन स्थापित करने हेतु भारत में स्वाधीन सभा बुलाना चाहती है। चुनाव के बाद प्रांतों में पुनः उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाएगी। दिसंबर 1945 में चुनाव हुए। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को सामान्य स्थानों पर तथा मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर सफलता मिली। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मुसलमानों में कोई विशेष प्रभाव नहीं था और मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ही कर रही थी। प्रांतों में 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगारों का मंत्रिमंडल बना, जिसका नेता खान बहादुर खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेसी था। पंजाब में कांग्रेस तथा अकाली दल की मिलीजुली सरकार बनी। बंगाल व सिंध में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल बने। नवीन निर्वाचन के समय तथा उसके बाद देश का राजनीतिक वातावरण अत्यंत उत्तेजित था। आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाने के विरुद्ध अनेक स्थानों पर प्रदर्शन हुए। कलकत्ता में 43 व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गए। जबलपुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 18 फरवरी 1945 को भारतीय नौसेना ने तथा वायुसेना के एक भाग ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की सहानुभूति में विद्रोह कर दिया। इसके तुरंत बाद बंबई शहर में विद्रोह हुआ। बंबई में पुलिस की गोली से 2 श्रमिक मारे गए। कराची में अंग्रेजी सेना ने विद्रोही नौसेना पर जब गोली चलाई तो भारतीय नौसेना ने भी प्रत्युत्तर में गोली चलाई। इन घटनाओं ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और उन्होंने समझ लिया कि भारतीय राष्ट्रवाद को अब सेना में घुसने से नहीं रोका जा सकता और भारत में इतनी ब्रिटिश सेनाएं नहीं थी कि सब जगह भेजी जा सके। सेना की टुकड़ियों का विद्रोह भविष्य के लिए खतरे का संकेत था। अटली की घोषणा और मंत्रिमंडल मिशन। भारत के उत्तेजित वातावरण के कारण 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की गई। इस घोषणा में भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया गया। भारतीयों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने अथवा छोड़ने की भी छूट दी गई। यह भी कहा गया कि यद्यपि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बहुत चिंतित है, किंतु किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को बहुमत की प्रगति रोकने के लिए निषेधाधिकार नहीं दिया जा सकता। यह भी घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार भारतीय गतिरोध को हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल मिशन भेज रही है। मंत्रिमंडल मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पॉथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। यह मंत्रिमंडल मिशन 24 मई 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन का उद्देश्य एक नवीन वैधानिक रूपरेखा तैयार करना तथा केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। इस मिशन ने आते ही विभिन्न विचारधाराओं के लोगों से बातचीत आरंभ कर दी। सर्वाधिक जटिल समस्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते की थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी, जबकि कांग्रेस अखंड भारत की मांग पर अड़ी थी। मुस्लिम लीग के नेताओं ने अपने भाषणों में ऐसा जहर उगलना आरंभ कर दिया था जो देश की एकता के लिए घातक था। मुस्लिम लीग के एक नेता चुंद्रीगर ने घोषणा की कि अंग्रेजों को यह अधिकार नहीं है कि वे मुसलमानों को ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दे जिन पर हम हजारों वर्षों तक शासन करते रहे। इस प्रकार मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग मिशन के सामने प्रस्तुत की। मंत्रिमंडल मिशन ने दोनों की योजनाओं को अस्वीकृत कर दिया और स्पष्ट कह दिया कि पाकिस्तान का निर्माण सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं है। जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कोई समझौता न हो सका, तब मिशन ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों का शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन 11 मई 1946 तक चलता रहा। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग तथा इसके लिए जिन्ना की हठधर्मी के कारण सम्मेलन असफल हो गया। तब मिशन ने स्वयं ही एक योजना का निर्माण किया
जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। मंत्रिमंडल मिशन योजना की विस्तृत विवेचना अगले अध्याय में की गई है। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार कर लिया तथा 14 जून 1946 को कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया, किंतु कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस किसी राष्ट्रवादी मुसलमान को अंतरिम सरकार में मनोनीत करना चाहती थी। जुलाई 1946 में योजना के अनुसार चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली। 10 जुलाई को पंडित नेहरू ने बंबई में एक वक्तव्य दिया कि कांग्रेस संविधान के सभा में भाग लेने के लिए सहमत है और मंत्रिमंडल मिशन योजना को संशोधित करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र समझती है। पंडित नेहरू का यह वक्तव्य गलत था, क्योंकि जिन्ना ने अपने लाभ के लिए इसका खूब प्रयोग किया। 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। लॉर्ड वेवल केवल मुस्लिम लीग के सहयोग से अंतरिम सरकार बनाने को तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस ने अंतरिम सरकार की योजना अस्वीकृत कर दी थी। जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को त्याग कर भारी कुर्बानी दी थी। अब उसने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई करने की धमकी दी। अंतरिम सरकार। जब मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया, तब कांग्रेस ने बाद में अंतरिम सरकार में भाग लेने की योजना स्वीकार कर ली। अतः 12 अगस्त 1946 को गवर्नर जनरल ने पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया तथा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया। 16 अगस्त को सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला आरंभ हो गया, जिसमें लाखों व्यक्तियों की जानें गई तथा करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी और सोहरावर्दी वहां का मुख्यमंत्री था। उसने 16 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी, अतः बंगाल में सबसे अधिक दंगे हुए। 24 अगस्त को घोषणा कर दी गई कि 2 सितंबर को अंतरिम मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करेगा। 24 अगस्त के बाद लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग का समर्थन करना आरंभ कर दिया। वे चाहता था कि मुस्लिम लीग को उसकी शर्तों के अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, लेकिन भारत सचिव ने इसका समर्थन नहीं किया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण की। वेवल के प्रयत्नों से मुस्लिम लीग ने भी अंतरिम सरकार में अपना प्रतिनिधि भेजना स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में लेने के बाद वेवल ने मंत्रिमंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व को स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार को कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वे तो कांग्रेस की नीतियों को समाप्त करना चाहती थी। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली वित्त मंत्री थे। उन्होंने नया बजट प्रस्तुत करते समय उद्योगपतियों एवं व्यापारियों पर भारी कर लगाए। उनका कहना तो ये था कि ये कर कांग्रेस की नीतियों यानी आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कर स्पष्ट सांप्रदायिकता से प्रेरित थे, क्योंकि अधिकांश व्यापारी वे उद्योगपति हिंदू थे। अतः कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर कार्य नहीं कर सकी। पाकिस्तान की मांग को लेकर सारे देश में दंगे हो रहे थे। कलकत्ता के बाद नोआखली में हिंदुओं पर मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किए। इसकी प्रतिक्रिया बिहार, गढ़मुक्तेश्वर और अहमदाबाद में हुई, जहां हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को भड़काने के लिए बिहार दिवस मनाया। फलस्वरूप उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब आदि में भी दंगे फैल गए। अटली की घोषणा। भारत की विषम स्थिति से इंग्लैंड की सरकार भली भांति परिचित थी। अब उसने भारत को ऐसी बिगड़ी स्थिति में छोड़कर भारत से अपना अधिकार समाप्त करना ही श्रेष्ठ समझा। अतः लॉर्ड अटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत के उत्तरदायी व्यक्तियों को सत्ता सौंप देगी। इसके साथ ही ये घोषणा की गई कि लॉर्ड वेवल को भारत से वापस बुला लिया जाएगा और उसके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे।
14 मार्च 1947 को माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का पद ग्रहण कर लिया। इस प्रकार हमने भारत की स्वाधीनता के विषय में पढ़ा। धन्यवाद।